Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback you can contact me in this particular number, and in case you need any help in and around Delhi you can contact me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स. तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था कि भाई जनरली क्या होता है कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के लिए हम आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और फिर ऑथराइजेशन और फिर लॉग्स होते हैं. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऑथेंटिकेट करना मेन काम है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का. अगर राइट ऑथेंटिकेशन हो गई तो आपका मोस्ट काम ख़त्म हो गया, एक बड़ा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑथेंटिकेशन एक टिपिकल प्रोसीजर है. तो हमने कई तरीके के ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स पढ़े, फिर टोकन्स पढ़े और फिर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी डिवाइसेस पढ़े, बायोमेट्रिक कंट्रोल्स पढ़े, जैसे कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी डिवाइसेस बने हैं. अब क्या है कि ये तो जनरल कंट्रोल है, एक टाइप का जनरल कंट्रोल ऑथेंटिकेशन कंट्रोल है. लेकिन एक्सेस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और डेटाबेस में उसमें अलग टाइप के एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रोज़ रोज़ एंटर तो कर नहीं रहे हो, जैसे पैसा निकाल रहे हो तो पिन डाल रहे हो, तो उसका पर्पज़ अलग हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज़ अलग हो जाता है. अगर आप प्रोग्रामर हो या आप सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो, या हर एक के लिए पर्पज़ अलग होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सेस कंट्रोल्स है उसका इंटेंट अलग है. उसी तरह से डेटाबेस का इंटेंट अलग है. तो डेटाबेस का इंटेंट अलग है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक्सेस कंट्रोल्स का इंटेंट अलग है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसमें जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं वो जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो सारे सिस्टम को ड्राइव कर रहा है. और उसमें जो बंदा जाएगा, एंटर करेगा, लॉजिकल एक्सेस करेगा, जाएगा मतलब लॉजिकल एक्सेस करेगा, फिजिकल एक्सेस नहीं. फिजिकल एक्सेस कर ही नहीं सकता. जो जाएगा, जो बंदा जाएगा, मैंने बोला जाएगा का मतलब ये वो लॉजिकल एक्सेस करेगा, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उसके कोड्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उसको ओवरराइड करने की कोशिश करेगा, वो एक लेवल तक स्पेशलिस्ट होगा, वो नॉर्मल आदमी नहीं होगा. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली क्या होगा, यूज़र तो यूज़ करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गए तो वो बाहर से यूज़ करेगा बस. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, केवल एक प्रोग्रामर ही उसमें दिमाग लगाएगा. तो उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम से डिफरेंट होते हैं. जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो नॉर्मल एप्लीकेशन हैं उसमें क्या है, जो नॉर्मली जो एप्लीकेशन डेवलपर है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या जो आईटी का जो बंदा है वो उतना प्रोफिशिएंट, उसके पास एक स्किल होगा लेकिन उसके पास उतना स्किल नहीं होगा जितना ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी चैलेंजेस देने वाला बंदा होगा. सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑपरेटिंग सिस्टम को देने वाला बंदा बहुत डिफरेंट होगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट एक्सेस देते हैं डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट यूज़र को. उसमें क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज डेटाबेस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके एक्सेस राइट्स अलग होंगे, हर एक के एक्सेस राइट्स अलग होंगे, हर आइटम के एक्सेस राइट्स अलग होंगे, और ये यूज़र टू यूज़र डिपेंडेंट होंगे. अलग यूज़र को अलग पोर्शन ऑफ राइट्स हैं. किसी को रीड का राइट है, किसी को मॉडिफाई का राइट है, किसी को डिलीट का राइट है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर है तो उसको एक्सेस डिफाइन करना, राइट एक्सेस देना, और डेटा करप्शन को रोकना, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल डेटा करप्शन को रोकना, और जो डेटा के जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, यानी कि एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच में जो लिंकेजेस हैं, जो रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करे रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर का मेन काम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर जो होता है, जो डेवलपर ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर रहा है, उसे ये बात बहुत
ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी सबसे पहले उसको एक्सेस कैसे डिफाइन कर रहा है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई तो सब चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई। अगर पासवर्ड खो गया तो एक आदमी का बैंक अकाउंट से पैसा निकला, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो पूरा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट हो सकता है। अगर एक बैंक का पूरा सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा है और उस बैंक में लाखों खातेदार हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है, तो उनकी सर्विसेज में डिले कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स को एक्सेस डिफाइन करना में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर वो कोई एक्सेस ग्रांट कर रहा है उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो मान लिया सपोज कोई डेटा है उसको किसी को मतलब कंट्रोल करने की अथॉरिटी दे रहा है, एक्सेस करने की अथॉरिटी दे रहा है, तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल करप्शन ना हो इसके लिए देखना पड़ेगा। और डेटा के दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम ना हो। मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के आगे मेरा अकाउंट नंबर है, मेरी नेम के आगे मेरा अकाउंट नंबर है, उसके आगे मेरे पैसे लगे हैं 1000 रुपया, और मेरे नीचे एक पर्टिकुलर दूसरे आदमी का अकाउंट है उसमें 10,000 रुपया है उसके अकाउंट में। अगर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी यानी कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप खराब कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करा करता था, तो उसमें क्या हुआ कि एक्सेल शीट में सैलरी बना करती थी और वो सैलरी होती थी HDFC बैंक अकाउंट में अपलोड। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर डेटा का रिलेशनशिप खराब हो जाए तो क्या हो सकता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी खराब हो जाए तो क्या हो सकती है। इंटेग्रिटी है वो भी। अगर क्या हुआ कि पेरोल तैयार हो गया, सबकी सैलरी तैयार हो गई, सबकी एक्सेल शीट बन गई, एक्सेल शीट में एक गड़बड़ी हो गई, केवल सबकी सैलरी एक आइटम नीचे खिसक गई और बीच में कहीं एक डुप्लीकेशन हो गया। यानी किसी की सैलरी 49,000 है तो नीचे की 50,000 हो गई, नीचे की 50,000 है तो 49 वाले को 50 मिल गई, 50 वाले को कुछ और मिल गया, इस तरीके से हो गई। तो उस टाइम पर फ्लॉपी डिस्क आती थी, हम उस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया करते थे। फ्लॉपी डिस्क हमने बैंक में भेज दी और बैंक ने वो सैलरी दे दी। जब अकाउंट देखा, जब SMS आया तो देखा ये तो सैलरी गड़बड़ आ रही है, क्या बात है। एक दो जनों से कंफर्म किया, उसने कहा गड़बड़ है। हमने एक्सेल शीट खुलवाई, एक्सेल शीट खोल के देखी तो जिस बंदे ने वो काम किया था उसमें थोड़ी सी एक्सेल शीट में प्रॉब्लम आ गई थी, कट एंड पेस्ट में। और उसने राइट वेरीफाई किए बिना उसने टोटलिंग देखी, टोटलिंग मैच कर रही थी। राइट डेटा वेरीफाई किए बिना सैलरी सबके अकाउंट्स में डाल दी। सैलरी सबके अकाउंट्स में चलेगी और उसके बाद फिर HDFC बैंक को कॉल करना पड़ा, फिर उससे रिक्वेस्ट करना पड़ा, सैलरी रिवर्स हुई, क्विकली रिवर्स करवाई गई। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, मेल्स भेजे गए। तो इस तरह के चीज़ें हो जाती है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो डेटा का रिलेशनशिप थोड़ा सा भी हिला दिया जाए, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर HDFC बैंक में 1 लाख बैंक अकाउंट होल्डर हैं और उनके अकाउंट्स को, जो उनका अकाउंट नंबर है और उनके आगे जो उनके खाते में जो पैसा है उसके डेटाबेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए, उसकी जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो ख़राब कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर को उसको क्या है, केयरफुल अटेंशन पे करना पड़ेगा। किस चीज़ में अटेंशन पे करना पड़ेगा कि एक्सेस डिफाइन करे, एक्सेस ग्रांट करे, इन सब चीज़ों में बहुत सावधान होना पड़ेगा। और वो उसे ये देखना पड़ेगा कि भाई जो एक्सेस ग्रांट कर रहा है या कंट्रोल जो वो ग्रांट कर रहा है वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डेटा का करप्शन तो नहीं है। उसके बीच में, डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनका भी करप्शन नहीं होना चाहिए, और वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों नहीं होना चाहिए। हमारे केस में जो HDFC का एग्जाम्पल बताया था उसमें अनइंटेंशनल डेटा करप्शन हो गया था डेटा रिलेशनशिप में। तो डेटा रिलेशनशिप में अनइंटेंशनल करप्शन ने क्या किया, किसी की सैलरी किसी की सैलरी किसी में डाल दी, क्योंकि अकाउंट के आगे कुछ नहीं हुआ, एक एक्सेल की 1 सेल नीचे हो गया।
तो इसके मीन्स क्या हैं, इसको अचीव करने के मीन्स क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक्सेस कंट्रोल्स, अच्छा एक्सेस कंट्रोल हो ताकि ये मिस्टेक्स ना हो पाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारी चीज़ कंट्रोल करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे खेल को चलाता है। उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उस एक्सेस कंट्रोल्स को कैसे कंट्रोल करें? तो सबसे पहले है सिक्योरिटी कर्नल। तो हमने पढ़ा है, पिछले अपने मॉड्यूल्स में पढ़ा है, दो चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कर्नल होता है और एक शेल होता है। अब जो कर्नल होता है वो हमने पढ़ा कि वो हार्डवेयर के ऊपर होता है और वो 0101 में टॉक कर रहा होता है, ये हमने पढ़ा था बाइनरी में। कर्नल जो होता है वो एक लेयर बना देता है हार्डवेयर के ऊपर और हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें वो लैंग्वेज नहीं आती, 0101 की लैंग्वेज नहीं आती, तो हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, नॉन प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उसकी वो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी होगा। जैसे मैंने अपने हर मॉड्यूल में बताया कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0101, या प्रेजेंस ऑफ चार्ज या एब्सेंस ऑफ चार्ज, या हाई वोल्ट या लो वोल्ट, ये लैंग्वेज नहीं आती है, ये हमारी समझ में नहीं आती है, ये लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ में आती है। तो उसके बाहर कर्नल होता है। कर्नल जो है मशीन लैंग्वेज में उससे बात कर रहा होता है, और कर्नल के बाहर होता है शेल। कर्नल शेल से बात करता है और शेल फिर हमसे कम्युनिकेट करता है, नॉर्मल प्रोग्रामर से कम्युनिकेट करता है। तो कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली कर्नल में से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप इतने एक्सपर्ट हो कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हो तो डायरेक्टली कर्नल से कम्युनिकेट करके बना सकते हो। तो कई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, उसमें शेल हमें अवेलेबल नहीं होता है। तो सिक्योरिटी कर्नल जो होता है, कर्नल के अंदर एक सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट होता है, एक लेयर होती है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं हर चीज़ का, और वो ऑब्जेक्ट फिर काम करता है। तो इसी तरीके से जो आपका कर्नल है उसके अंदर एक सिक्योरिटी कर्नल होता है। तो बेसिकली क्या है कि फिर से देखते हैं कि हमारी जो स्टडी में दिया हुआ है, कि हमारी स्टडी में दिया हुआ है कर्नल को न्यूक्लियस या कोर कहते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जो लोएस्ट लेवल फंक्शन करता है। लोएस्ट लेवल फंक्शंस क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, यानी मशीन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, तो लोएस्ट लेवल फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसका मशीन से। उसके बाद वो शेल को कम्युनिकेट करता है, यानी शेल और मशीन लैंग्वेज, मशीन और शेल के बीच में कर्नल होता है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया जाता है, जो उसका डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, तो कर्नल क्या करता है कि कई बेसिक ऑपरेशंस करता है, जैसे सिंक्रोनाइजेशन करता है, दो प्रोग्राम के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं और सीपीयू के बीच में सिंक्रोनाइजेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद मैसेज को पास करता है, ये सीपीयू से शेल को पास करता है, और शेल फिर अगर कोई और एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको पास करता है, और इंटरप्ट हैंडलिंग करता है। इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ी है। इंटरप्ट हैंडलिंग वो मैसेजेस होते हैं, वो कॉल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे सिस्टम को, बायोस को या सीपीयू को या प्रोसेसर को सारा काम छोड़कर पहले उसे देखना होता है। इंटरप्ट कॉल्स कहते हैं उसे। जैसे मैंने बताया था कि बच्चा होता है और रोता है, माँ काम कर रही होती है, वो इंटरप्ट कॉल होता है, वो सीधे आती है, बच्चे को देखती है और फिर उसके बाद अपना काम करने लगती है। तो ये बेसिकली इंटरप्ट कॉल्स हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री अपना काम कर रहा है, कहीं बम धमाका हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में हुआ, वहाँ पर पेशावर में ब्लास्ट हुआ, सब कहाँ थे कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अचानक इंटरप्ट कॉल आई और सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पर पहुँच गए, पेशावर पहुँच गए, और सारे सब काम करने लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इंटरप्ट कॉल्स हैं। इंटरप्ट कॉल्स जो होती हैं, ऐसी कॉल्स होती हैं जो बायोस या ये देते हैं, प्रोसेसर देते हैं, और सारा काम कंप्यूटर कहता है। बाकी ये प्रोसेसर्स और बायोस वगैरह ये वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह जो हैं सारा काम छोड़कर इंटरप्ट कॉल को हैंडल करते हैं। तो इंटरप्ट कॉल्स, सिंक्रोनाइजेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मैसेज पासिंग, ये कर्नल का काम होता है।
तो कर्नल के अंदर एक सिक्योरिटी कर्नल होता है या एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे सिक्योरिटी कर्नल कहते हैं, एक प्रोग्राम होता है जिसे सिक्योरिटी कर्नल कहते हैं, एक मॉड्यूल होता है जिसे सिक्योरिटी कर्नल कहते हैं। तो सिक्योरिटी कर्नल क्या करता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इन्फोर्स करता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसका काम ही ये होता है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इन्फोर्स करे। तो कर्नल क्या करता है कि सिक्योरिटी इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, और ये सिक्योरिटी इंटरफेस हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं इनके बीच में प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इनक्रिप्ट करेगा या फिर पासवर्ड्स वगैरह है उनको इनक्रिप्ट करेगा, ये स्टोर करेगा और एक्सेस कंट्रोल मेंटेन करता है। बेसिकली जो सिक्योरिटी कर्नल होता है बेसिकली एक्सेस कंट्रोल मेंटेन करता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी कर्नल क्या करेगा, सिक्योरिटी कर्नल सिक्योरिटी इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी कर्नल सिक्योरिटी इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ये किसके बीच में सिक्योरिटी इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम्स में। यानी कि अगर हार्डवेयर कर्नल से बात करेगा, कर्नल क्या करेगा, सारे सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर सिक्योरिटी कर्नल को दे देगा। सिक्योरिटी कर्नल से जब चीज़ें पास होंगी, जब वो ओके करेगा तो ही वो बाकी कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो यानी कि जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो भी भाई कर्नल है और हार्डवेयर है, कर्नल हार्डवेयर से बात कर रहा है, इवन हार्डवेयर और कर्नल के बीच में जब तक सिक्योरिटी कर्नल ओके नहीं बोलेगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं स्टार्ट होगा। तो हार्डवेयर मतलब वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि इंटरफेस का मतलब है दो चीज़ों के बीच में आदमी जो लेयर क्रिएट करे और जो उस चीज़ को फैसिलिटेट करे या रोके। तो इनके बीच में इंटरफेस होता है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच में ये इंटरफेस होता है। दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम लगाए, अगर मान लीजिए सपोज कोई आप दूसरा कंप्यूटिंग सिस्टम लगा रहे हो तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी कर्नल उसे ओके करेगा, तब जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि जो भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डेटा है, यानी कि जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, उनको स्टोर करेगा, इंक्रिप्ट करेगा और उनके एक्सेस को कंट्रोल करेगा। मतलब पासवर्ड फाइल्स हैं या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डेटा है, वो कहाँ पर होगा, वो सिक्योरिटी कर्नल में होगा। सिक्योरिटी कर्नल कई बार क्या होगा, कहीं और भी होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करेगा। अगर कोई डेटाबेस होगा तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में होगा, लेकिन उसको कंट्रोल, जो उसको स्टोर करना, इनक्रिप्ट करना और उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है सिक्योरिटी कर्नल का होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि सिक्योरिटी कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के अंदर हो। यानी कि आपका हार्डवेयर मशीन है, उसमें एक हमने प्रोग्राम डाला, प्रोग्राम में सिक्योरिटी कर्नल है, कर्नल है, कर्नल हार्डवेयर से बात कर रहा है, कर्नल के अंदर सिक्योरिटी कर्नल है जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट का मतलब समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो होती है एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स बना दिए जाते हैं और वो पर्टिकुलर काम करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं, सिक्योरिटी फंक्शन आइसोलेट क्यों किए जाते हैं सिक्योरिटी कर्नल में? मतलब ये पर्टिकुलर डिज़ाइन किया गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होगा, कर्नल के अंदर सिक्योरिटी कर्नल होगा। इसका रीज़न क्या है, इस डिज़ाइन को अच्छा डिज़ाइन माना जाता है, क्यों माना जाता है इस डिज़ाइन को, क्या रीज़न है कि सिक्योरिटी कर्नल को कर्नल के अंदर रखा जाता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा डिज़ाइन क्यों किया जाता है? तो इसका बेसिक रीजन, इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है कवरेज। तो कवरेज ऐसा होता है कि हर एक्सेस, जो अगर कोई भी आदमी एक्सेस कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, नॉन प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट मैंने बोला एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, एक इंडिविजुअल प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया। तो अगर अनप्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसको कोई भी आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उसके एक्सेस के लिए सिक्योरिटी कर्नल के थ्रू पास होना बहुत ज़रूरी है।
तो सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कर्नल को यूज़ करता है हर एक्सेस के लिए, और हर एक्सेस चेक हो जाती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग हो जाती है। तो पहला चीज़ है कवरेज। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग हो, इसलिए सिक्योरिटी कर्नल को एक सेपरेट मॉड्यूल के रूप में रखा गया और सेपरेट डिज़ाइन के रूप में रखा गया और कर्नल के अंदर रखा गया और एक सेपरेट इंटरफेस के रूप में रखा गया और एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया। और वो इसलिए रखा गया कवरेज, क्योंकि सारा जो भी सारी चीज़ सिक्योरिटी कर्नल से पास होनी चाहिए। सिक्योरिटी कर्नल हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए कि हर प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट को, अनप्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कोई पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं, कोई भी आदमी देखे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट, तो प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो वो सिक्योरिटी कर्नल इंश्योर करेगा कि हर एक्सेस चेक्ड होती है। उसके बाद है सेपरेशन। अगर आप सिक्योरिटी मैकेनिज्म को आइसोलेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उसको प्रोटेक्ट करना इजी हो जाता है, दूसरे मैकेनिज्म से प्रोटेक्ट करना इजी हो जाता है। क्योंकि अगर कोई हैकर जो है वो सिक्योरिटी कर्नल में घुसने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सिक्योरिटी कर्नल जो कोड्स का, सारे कोड्स का पार्ट है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती, जगह जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, शेल में भी होती है, कर्नल में भी होती है। तो ऐसा है कि एक जगह से चेकिंग हुई, आप चले गए, तो क्या होगा कि बाईपास करना उस सिक्योरिटी को ईजी होता है। आपने प्रोग्रामिंग कोड में एक जगह कहीं पर वीक कोड हो गया या वहाँ पर बग्स आ गए तो आपने प्रोग्रामिंग को बाईपास कर लिया। लेकिन अगर सिक्योरिटी कर्नल आइसोलेटेड होगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म आइसोलेटेड होगा, और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे से, मतलब रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रेस्ट ऑफ प्रोग्राम से अगर ये आइसोलेटेड होगा तो इससे क्या होगा, इसे प्रोटेक्ट करना इजी होगा। और ये कोई भी हैकर, बेसिकली क्रैकर अगर इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो इतना आसान नहीं होगा। तो यूज़र या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई यूज़ करके कोई भी यूज़र अगर मान लीजिए इसको पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेशन ईजी नहीं होगा। तो पहले कवरेज है, दूसरा सेपरेशन है, तीसरा यूनिटी है। यूनिटी में क्या है कि सारे सिक्योरिटी फंक्शंस एक सिंगल सेट ऑफ कोड परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चल जाता है प्रॉब्लम कहाँ से, कहाँ पर अटैक करना है। तो यूनिटी ऑफ कोड्स में ये हेल्प होता है। अगर मान लीजिए सपोज एक जगह प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। इसी तरीके से मॉडिफाइबिलिटी, अगर हमें कोई चेंज करना है और उस चेंज को टेस्ट करना है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्योरिटी कर्नल है। सिक्योरिटी कर्नल एक सेपरेट मॉड्यूल है, वहाँ पर से सारी चीज़ें होकर जाती हैं, हर चीज़ उसी से जाती है तो कवरेज मिल जाती है। सेपरेशन है तो उसमें क्या होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना इजी होता है। यूनिटी है यानी कि सारे फंक्शंस सिंगल सेट ऑफ कोड कर रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। मॉडिफाइबिलिटी है, मॉडिफाइबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सपोज हमें मॉडिफिकेशन करना है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करो, बात खत्म, उसको टेस्ट कर लो, अगर वो ठीक काम कर रहा है बात खत्म होगी। उसके बाद कॉम्पैक्टनेस, अगर एक पर्टिकुलर जगह पर सिक्योरिटी फंक्शंस हो रहे हैं तो सिक्योरिटी कर्नल रिलेटिवली स्मॉल होगा। नहीं तो कोड्स में जगह जगह टेस्टिंग हो रही है तो मालूम पड़ा उधर भी कर्नल में भी है, शेल में भी कोड्स हैं और जगह भी कोड्स हैं, और वो मल्टीपल कोड्स हैं और मल्टीपल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, कॉम्पैक्टनेस है, सिक्योरिटी कर्नल जो है वो सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और सिक्योरिटी कर्नल रिलेटिवली स्मॉल होगा और प्रोग्रामिंग कॉम्पैक्ट होगी। टोटल में अगर सिक्योरिटी कर्नल बड़ा हो गया तो प्रोग्रामिंग भी बड़ी होगी और भी चीज़ बड़ी हो जाएंगी। तो हर एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन अगर वहाँ पर है और उस ऊपर जाकर टेस्टिंग हो रही है तो वहाँ पर क्या है कि रिलेटिवली स्मॉल प्रोग्राम होगा वो, क्योंकि वो और जगह पर टेस्टिंग नहीं हो रही, और जगह पर प्रोग्राम्स नहीं है। तो कोड्स जो होंगे उसके रिलेटेड, सिक्योरिटी चेकिंग के रिलेटेड कोड्स वहीं पर होंगे। उसके बाद है वेरीफाइबिलिटी। अगर मान लिया सपोज रिलेटिवली स्मॉल है, सिक्योरिटी कर्नल रिलेटिवली स्मॉल होता है तो उसे रिगोरसली एनालाइज कर सकते हैं, कुछ फॉर्मल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं।
ताकि उस फॉर्मल मेथड से सारी सिक्योरिटी सिचुएशंस हमने टेस्ट किए हैं कि नहीं टेस्ट किए हैं, ये देखा जा सकता है। उस डिज़ाइन के लिए कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। भाई आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स क्रिएट होना इजी होता है क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो रहा है, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या टेस्ट किया जाएगा, तो उसे रिगोरस टेस्टिंग होती है, मतलब एनालाइज किया जा सकता है, रिगोरस टेस्टिंग की जा सकती है कि भाई ये फॉर्मल मेथड्स हैं, इन मेथड्स को यूज़ करो और इंश्योर करो कि सारी सिक्योरिटी सिचुएशंस कवर कर दी गई हैं डिज़ाइन के द्वारा। ये बेसिकली वेरीफाइबिलिटी है। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी कर्नल जो है वो सिस्टम परफॉर्मेंस को कई बार डिग्रेड कर देता है, और वो उसका रीज़न क्या है कि कर्नल जो है वो एक और लेयर ऐड हो जाती कर्नल में। तो उसमें क्या होता है कि जो यूज़र प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बीच में एक और इंटरफेस क्रिएट हो जाता है। यानी कि पहले तो ऑपरेटिंग जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से, एप्लीकेशन प्रोग्राम बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जब ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा तो शेल से बात करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम शेल से बात करेगा, शेल कर्नल से बात करेगा, कर्नल सिक्योरिटी कर्नल से बात करेगा, और सिक्योरिटी कर्नल जब उसे ओके देगा तो उसके बाद फिर कर्नल जो है आगे बात करना स्टार्ट करेगा, CPU से, प्रोसेसर से या हार्डवेयर से बात करना स्टार्ट करेगा। तो ये थोड़ी सी एक और इंटरफेस जुड़ गया, इसमें एक और इंटरफेस जुड़ गया। तो वैसे तो ओवरऑल बेनिफिशियल है, लेकिन ये इसके नेगेटिव्स में माना जाता है, कई बार नेगेटिव्स में माना जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब हम कर्नल की पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर्नल की पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% टेस्टिंग होगी, कमियाँ रह सकती हैं। और कई केसेस में सिक्योरिटी कर्नल काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन जनरली जो है सिक्योरिटी कर्नल एक सेपरेट होगा, वो आपके कर्नल का पार्ट होगा। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेस कंट्रोल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेस कंट्रोल्स डिफरेंट होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल्स किस तरह से अचीव होते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, मतलब वो एक्सेस कंट्रोल्स बेसिकली उसमें से हमने पढ़ा सिक्योरिटी कर्नल। तो हमने ये पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम जा रहे हैं तो उससे डिफरेंट होते हैं। और सिक्योरिटी चैलेंज इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कि सिक्योरिटी ब्रीच जो करेगा वो साधारण आदमी नहीं होगा, वो स्पेशलिस्ट होगा, वो कंप्यूटर की नॉलेज रखेगा। तो उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस के लिए हमें डिफरेंट एक्सेस होगी डिफरेंट आइटम की डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर जो होगा वो केयरफुल, वो उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको अटेंशन देना पड़ेगा, भाई किसको एक्सेस ग्रांट करना है, किसको नहीं करना है, क्या हम जो डेटा करप्शन ना हो, तो इसलिए इंटेंशनल और अनइंटेंशनल करप्शन ऑफ डेटा ना हो, और रिलेशनशिप, डेटा के रिलेशनशिप के बीच में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल करप्शन ना हो, डेटा करप्ट ना हो, और डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप का मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया। तो उसको कैसे अचीव करते हैं, सिक्योरिटी कर्नल से अचीव करते हैं। सिक्योरिटी कर्नल क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कर्नल और एक होता है सेल। कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा होता है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, 0101 यानी बाइनरी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है यानी मशीन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, और उसके स्पेशलिस्ट मशीन लैंग्वेज जानने वाले बहुत कम होते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज जानने वाले बहुत इजी होते हैं। तो जो हायर लेवल लैंग्वेज बनी इसलिए कि कोई भी बच्चा कोई भी सीख सके, और जैसा मैंने पहले बताया था कि हायर लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के करीब जाने की कोशिश की जा रही है हायर लेवल लैंग्वेज। तो कर्नल के अंदर सिक्योरिटी कर्नल होता है। तो सिक्योरिटी कर्नल जो होता है वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इन्फोर्स करने के लिए इसका काम होता है, एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म फोर्स करेगा। तो ये जो भाई ये इंटरफेस की तरह काम करता है, और ये एक इंटरफेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोई दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनके साथ उनके बीच में इंटरफेस की तरह काम करेगा। तो टिपिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि सिक्योरिटी कर्नल जो है कर्नल के अंदर होता है। तो अच्छे सिक्योरिटी कर्नल ऐसा इस तरीके से इसलिए डिज़ाइन किया जाता है, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह इसलिए डिज़ाइन किया जाता है, और सिक्योरिटी कर्नल के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर
रीजन्स है, और वो रीजन्स क्या है? पहला रीजन्स है कवरेज। तो कवरेज क्या है कि सारा डेटा चेक होना चाहिए, ये इंश्योर होना चाहिए कि हर एक्सेस चेक्ड है। मतलब अगर कोई भी प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है, नहीं प्रोटेक्टेड प्रोग्राम है, प्रोटेक्टेड डेटा है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डेटा प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट है, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो वो वहाँ पर कोई भी एक्सेस करे तो वो चेक होनी चाहिए। और चेक कैसे होनी चाहिए? सिक्योरिटी कर्नल से होनी चाहिए। सिक्योरिटी कर्नल इसीलिए अगर सेपरेट होगा तो सारी एक्सेस चेक हो सकती है, और सेपरेट होने के कारण उसे प्रोटेक्ट करना ईजियर होगा। सेपरेट होने के कारण यूनिटी होगी, और यूनिटी होने के कारण सिंगल सेट ऑफ कोड होगा। सिंगल सेट ऑफ कोड होगा तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इजीली डिटरमाइन कर देंगे, और यूनिटी होने के कारण मॉडिफाइबिलिटी इजी होगी। अगर सिंगल सेट ऑफ कोड होगा तो कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म में अगर हमें चेंज करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट भी कर सकते हैं, रिगोरस टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्ट होगा, मतलब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अनविल्डी नहीं होगा। बल नो डाउट कुछ सिक्योरिटी कर्नल्स प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जनरली क्या होगा? वो कॉम्पैक्ट होगा, रिलेटिवली स्मॉल होगा। और फाइनली वेरीफाइबिलिटी, कि भाई रिगोरस टेस्टिंग कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाइबल कर सकते हैं, उसको सारे स्टैंडर्ड्स बनाकर एक फॉर्मल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, और फॉर्मल मेथड से हम इसे चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, रिगोरसली चेक कर सकते हैं, ताकि सिक्योरिटी कर्नल रॉबस्ट हो। और फाइनली ये है कि मॉड्यूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि हर एरिया का एक आदमी स्पेशलिस्ट क्रिएट किया जा सके। सिक्योरिटी कर्नल का एक स्पेशलिस्ट बना लिया जो उसी के इश्यूज़ देख रहा है और उसी को ठीक तरीके से कर रहा है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी कर्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं उसके बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, और हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एक्सेस कंट्रोल्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में या डेटाबेस में इम्प्लीमेंट होते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वहीं से एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। अगले सेशंस में पढ़ेंगे रेफरेंस मॉनिटर के बारे में। थैंक्स।